तो बेटा आपका फिर से आपका डीआर क्लासेस आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वापस प्रमेय संख्या से स्टार्ट करेंगे कक्षा 9th के अंदर। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्याएं, संख्याएं, प्रमेय संख्याएं। तो इन्होंने पढ़ा था कि P बटा Q की फॉर्म में जिन संख्या को लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा देखो Q 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसको दोबारा मिटा के लिख देता हूँ, अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको कह देते हैं इनफाइनाइट, यानी कि अनफाइनाइट, INFINIT, इनफाइनाइट। अब प्रमेय संख्या में हमें पढ़ना है, देखो, शांत दशमलव, और क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, अब दशमलव की बात करें तो क्या होता है बेटा? जैसे 3.12, तो ये दशमलव है हमारा 3.12। इसको लिखा कैसे गया है? जैसे 312/100। यानी अगर हमारे संख्या में ये अंश या हर के अंदर डबल 0 आते हैं तो इसको लिखते हैं 3.12। इसे हम क्या कहते थे? दशमलव। इसे हम क्या कहते थे? दशमलव, शांत। ये क्या हो गया? शांत है। ये क्या हो गया? शांत दशमलव। क्या हो गया? शांत दशमलव। और इसे हम कहते हैं शांत, यानी जिनका प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। उसे क्या कहेंगे हम? प्रमेय संख्याएं। और क्या आती है? अशांत दशमलव, अशांत, जैसे 10/3, यानी 0, 3.33, सो ऑन, यानी इसको हम कह दें 3.3 का क्या आगे? बार। तो ये भी क्या आते हैं? अशांत। ये क्या है? अशांत। तो है भी अशांत है, लेकिन क्या है? अशांत। इसको बोल देते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, या इसको कहते हैं अशांत पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। और इसको क्या बोलते हैं और भी? अन्वसानी, अन्वसानी पुनरावर्ती, अन्वसानी पुनरावर्ती भी कहते हैं। अशांत आवर्ती, अशांत है क्या? भी आवर्ती है। और क्या बोलते हैं इसको? पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती, या अनुसानी पुनरावर्ती। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार के एक शांत दशमलव अशांत किस में आएंगी? प्रमेय संख्या में। किसमें काउंट करेंगे? प्रमेय संख्या में। अब बेटा हम थोड़ी बात कर रहे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट तो हमारे पास था अशांत अनरावर्ती, अशांत अनरावर्ती, अशांत अनरावर्ती, अशांत अनरावर्ती। जैसे बेटा 0.10, 100, 100, 140, तो ये क्या है? अशांत अनरावर्ती, अशांत। या इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। इस तरह की संख्या को अशांत अनावर्ती, या हम कहते हैं अप्रमेय संख्याएं। जितनी भी अप्रमेय संख्याएं हैं,
जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं, चाहे वो √2 है, चाहे वो √3 है, चाहे वो पाई है, ठीक है, तो सारी किसमें आएंगी? अशांत पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग। अब बेटा हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, थोड़ा सा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात करूं तो कहां से स्टार्ट होती है? 2, 2, 3, 5, 7 और 11 और लास्ट 97 और उसके आगे भी चलती जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, यानी ऐसी संख्याएं जो संख्याएं सेल्फ और 1 से ही डिवाइड हो, जो संख्याएं सेल्फ और 1 से, यानी कि इसमें 2 में किसका डिवाइडेशन पॉसिबल है? एक तो 2 से और एक किसका है? 1 से। इस तरह से 3 का किससे डिवाइडेशन? 3 से और 1 से। इसी तरह से 5 का किससे डिवाइडेशन पॉसिबल है? 5 से और 1 से। यानी ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के फैक्टर सिर्फ सेल्फ और 1 ही पॉसिबल है, उन संख्याओं में क्या किस में काउंट करेंगे? अभाज्य संख्याओं में। तो हमारे अब से कि सबसे छोटी यानी कि जो सिंगल डिजिट यानी एक अंक की, सिंगल डिजिट एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? हमारे पास में 2। अब एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? 7। कौन सी है? 7। और हमसे ये पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें कितने अंक हैं? 2 अंक, यानी एक 1 1 और दूसरा भी क्या है? 1। पहला भी 1, दूसरा भी क्या है? मतलब अंक कितने हो गए? 2। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? 97। इस तरह आगे भी इसका प्रसार चलता जाता है, ठीक है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम आपने सर जी 4 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा? कुछ बच्चे सोच रहे सर आपने 6 को क्यों नहीं कहा, 8 को क्यों नहीं कहा? तो बेटा देखिए, अब जो 4 हैं यानी 4 है, ये 4 को फैक्टर क्या इसके? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2 फैक्टर है, फैक्टर पॉसिबल है। तो एक 2 आ गया, फिर वापस क्या गया? 2 आ गया। हमने क्या था? भाज्य संख्या कितने फैक्टर होने? कम से कम 2 होने चाहिए। कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए इसके जी? 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। एक तो सेल्फ और क्या होना चाहिए? 1। और क्या हो सकता है इसका? 1। लेकिन 4 के पॉसिबल फैक्टर 2 और 2, 2 फैक्टर ये होगी। 6 को फैक्टराइज किया 3 2 जा 4। अब देखो 4 में 2 का पॉसिबल है, 4 से भी डिवाइड पॉसिबल है। तो 4 को देखो बेटा 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी किया जा सकता है, 1 से। लेकिन कितनी संख्या हो? 3। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए? 3 संख्या डिवाइडेशन हो, एक सेल्फ से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? 4 1 से भी हो रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था? भाज्य संख्या कितने फैक्टर होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। इसी तरह 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 2 जा 4 लिखा जा सकता है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 2 2 जा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 को इसे लिखा जा सकता है। किससे लिखा है मैंने? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बेटा। तो 8 को कैसे लिख दो? आप छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ आपने। 2 को सबसे छोटी संख्या से भाग दो, कितना आएगा? 4। फिर 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2। फिर 2 से भाग दो, कितना आएगा जी? 1। तो ये कितने फैक्टर हो गए 8 के? 3 फैक्टर, ठीक है। तो इसी तरह 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 5 और 2। 12 कितने? 6 और 2। इस तरह से। अब एक सवाल हमारे माइंड में आ रहा बेटा कि आपने सर जी 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा? तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने कहा कि 1 अभाज्य संख्या नहीं, इस पे हमने क्या लगा दिया? क्रॉस। 1 नहीं है। तो 1 क्यों नहीं है? तो 1 को हमने फैक्टर करें तो क्या आएगा? A 1 और 1। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। कोई फर्क तो रहेगा क्या? 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1। अब 1 और 1 यानी एक ही फैक्टर पॉसिबल है इसका। कितना फैक्टर है इसका? 1। इसलिए 1 को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमारी क्या करी? कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर, सेल्फ और एक 1, ठीक है। तो इसलिए 1 को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया, ठीक है। तो बेटा अब हम इसके करेंगे सवाल कुछ।
जो हमारा कक्षा 9th है तो उसके हम करते हैं सवाल। जो हमारे पहले एग्जाम्पल है पहले हम उसको सोल्व करेंगे, फिर हम किस पे आएंगे, सवालों पे आएंगे। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल है बेटा, बुक्स वाला देख लेता हूँ। जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है मैं आपको वही एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो अपनी बुक के अंदर इसने पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो उदाहरण फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट जिसको कह देते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है। तो ये कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता तो आप पहला वीडियो इसका देखिए तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की बात करते हैं हम किस में आती है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 को शामिल करते हुए जितनी भी दुनिया की संख्या है कहां तक जाएंगी, सारी सिर्फ इन्फिनिट यानी अंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। अब बात आती है 0 की, क्या हम 0 को p बटा परमेय संख्या कैसे जोड़े, जो इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। अब बात है सर 1 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 1 लिख सकते हैं। 2 को सर आप 2 बटा 2 लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 बटा 1 लिख सकते हो। तो क्या होगी प्रत्येक, अब 0 की बात आती है तो 0 को कैसे, 0 बटा 1 लिखा जा सकता है, 0 बटा 2 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परमेय संख्या कहती है q का मान यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या है 0 भी नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, सभी संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा गया कि नहीं, होती है। तो ये बात क्या होगी, हमारी सत्य होगी। क्या होगी, सत्य है, सत्य यानी कि ट्रू है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात करते हैं बेटा, हम किसकी बात करते हैं, पूर्णांक की। तो पूर्णांक को जो हम कहां से डिनोट करते हैं, संख्या रेखा में देखो तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 0, फिर -1 -2, इधर क्या आएगा 1 2। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। अब 0 से देखो 0 1 2 3, फिर क्या आ गया 4, चलते चलते 100। तो 0 से लेकर इधर इधर सारी संख्या क्या होगी, जितनी भी पूर्णांक है तो परमेय संख्या होगी। क्या -1 एक परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होता। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होता। ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होता जी, प्रत्येक पूर्णांक। तो ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होता, प्रत्येक पूर्णांक की बात करें तो। ठीक है। तो नहीं होता जी, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है। अब अपने का पूर्णांक, अब -1 को क्या लिखा जा सकता है, -1 बटा 1 लिखा जा सकता है, -1 आ गया। -2 को क्या लिख सकते हो, -2 बटा 1 लिख सकते हो आप। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, पूर्णांक इसको भी लिखा गया, इसको भी लिखा गया। अब 0 को भी लिखा गया,
तो प्रत्येक पूर्णांक में और क्या आएगा हमारे पास, देखो बेटा, तो यहाँ पे पूर्णांक में और क्या आएगा 3/5। मैंने क्या लिया 3/5, तो 3/5 लिया, तो ये क्या है परमेय संख्या है। क्या 3/5 अगर बात करूं तो कितना आएगा मेरे पास में 0.6, 0.6, तो 0.6 आया, 0.6 तो नहीं है इसके अंदर जी, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णिम संख्या नहीं होता जी, ये क्या हो गया असत्य। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, सॉरी मैंने बता दिया आपको बेटा, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है, तो ये क्या हो गया सत्य हो गया, असत्य नहीं बेटा, क्या हो गया सत्य हो गया। तो -1 को भी लिखा गया, 0 को भी लिखा गया, 1 2 सबको लिखा गया, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, तो ये भी क्या है सत्य है, ये भी क्या बात है हमारी सत्य है जी। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, तो ये क्या भी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है जी। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है जी, तो ये क्या हो गया सत्य है, तो ये भी क्या हो गया सत्य है। तीसरा क्या है बेटा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या अगर प्रत्येक, ये क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य, जैसे 3/5 एक परमेय संख्या है, लेकिन 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती जी, परमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको सवाल करा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। अगर ये सवाल इस तरह से होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, परमेय संख्या क्या होता है यहाँ पे क्या होता है एक प्राकृत संख्या, क्या होता है एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, तो इस कथन क्या हो जाता है ये असत्य हो जाता है, क्या हो जाता है ये असत्य हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है ये असत्य। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होता जी नहीं होती, क्या होती नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या बताइए, 5 परमेय संख्याएं बताइए। तो 1 और 2 के बीच, इसके दो मेथड है। पहला मेथड सबसे इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड बेटा। तो 1 और 2 के बीच 5 का पूछा है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा 6। तो आप 1 और 2 हमें बताना, 1 और 2 के, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 6 से। अगर किसी संख्या को हम 6 से क्या कर रहे हैं गुणा करें, तो 6 से हमें क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। अगर 6 से यहाँ पे क्या करें गुणा, तो हमें क्या देना पड़ेगा भाग। तो ये क्या बन जाएगा 6/6, इधर क्या बनेगा 12/6। अब बेटा देखो 6 से बड़ा नंबर कौन सा है 7, अगर इससे क्या कौन सी 7/6, फिर क्या आएगा 8/6, फिर क्या आएगा 9/6, फिर क्या आएगा 10/6, फिर क्या आएगा 11/6, तो लास्ट 12/6। बीच की पूंजी कितनी संख्या 1 2 3 4 और 5। तो बेटा हमें 6 से बड़ी संख्या, तो कहीं ऐसा मत कर देना आप 6/7 मत लिख देना इसको, तो 6/8 ऐसा नहीं करना, क्लियर। तो हमें क्या करना है 6, यानी अंश वाली संख्या 6 से बड़ा क्या है 7, 7/6 लिखो। 7 से बड़ी क्या 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, तो कितनी संख्या आ गई 5। अगर यहाँ पे दिया होता 6 संख्या बताओ, तो 6 से बड़ा नंबर कौन सा, तो 7, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते इसको 7 से। अगर 5 की जगह पे क्या देता हमें 6 संख्या पूछ लेता। जितनी संख्या पूछ रहा है उससे एक ज्यादा, उससे एक
ज्यादा। अगर 7 पूछ रहा है तो 7 से ज्यादा क्या है 8, तो आप किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 8 से। 8/1 इंटू 8/6 लिखते, 2 इंटू 8/6 लिखते हम। क्लियर बेटा। तो दूसरा मेथड है, देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, एक और क्या बताना है 2, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 की अगर संख्या रेखा पे हम बात करें बेटा, तो ये आएगा यहाँ पे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, हम सभी जानते हैं अच्छे से। तो हमें पूछा गया 1 और 2 के बीच की पूछा गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे इनको, तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जैसे मैंने क्या किया 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ा और 2 से क्या दे इसको भाग। जैसे मुझे कोई कहे कि 7 और 8 का मध्य बिंदु बताइए, यानी मध्य बिंदु मध्य संख्या पूछ ली, तो हम किससे भाग देते हैं इसको 2 से। तो 15/2 कितना आएगा 7.5। तो 7.5 7 और 8 के बीच में बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ। तो इसी तरह से देखिए बेटा, तो 1 और 2 यानी कितना बन गया 3/2, इनके बीच की संख्या क्या आ गई 3/2 आ गई। तो फिर हम क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे, उनके बीच की निकाल लेंगे सेकंड पॉइंट। फिर हमने क्या किया 1 प्लस 3/2 को ऐड किया और 2 से क्या दे देना भाग। तो ये ऊपर कितना बन जाएगा 5/2, नीचे क्या है 2, तो ये बनेगा क्या 5/4। इनके बीच की क्या आ जाएगी एक संख्या 5/4 आ जाएगी। फिर 1 और 5 को जो 1 और 5/4 को जोड़ेंगे, इनके बीच की निकाल लेंगे। इस तरह से 3/2 और 2 को जोड़ेंगे, इनके बीच की निकाल लेंगे। ये दूसरा मेथड है। तो सबसे पहले वाला मेथड क्या है, बिल्कुल आसान मेथड है बेटा, आप उसी को फॉलो करना, मेरी तो ये एडवाइस है आपको। अब बेटा हम क्या करेंगे, कल यहीं तक फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। कल हम इसके करेंगे 1.1 के सवाल, 1.1 के क्या करेंगे सवाल, आपके चैप्टर नंबर 1.1 के। तो बेटा आपके लिए इतने आज के लिए, अब बाकी हम कल पढ़ेंगे।